I would now like to request Professor Baghel to come up on the stage and bless us with his wisdom. Sir, please. Really, I am very much indebted and feeling honored you have provided me opportunity to deliver my lecture. Is very interesting and relevant topic, that is national education policy, human values and media education. If we are going to talk about national education policy and human values, we have to come to my own route to deliver my lecture in my own language, whether it is Sanskrit or Hindi. नई शिक्षा नीति को यदि हमें समझना है तो हमें कुछ पुराने हमारे जो सूत्र थे कि हमारी विद्या क्या थी, हमारी शिक्षा क्या थी, हमारी उसकी प्रणाली क्या थी, हमें सबसे पहले उसके रूट काज पे जाना होगा। यदि हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या कहा गया था? विद्या क्या है? सा विद्या विमुक्तये। विद्या क्या है? जो मोक्ष प्रदान करती हो, वो विद्या है। हम मिडिल एज में जाते हैं, शिक्षा और विद्या की परिभाषा दोनों बदलती है। नॉलेज इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, व्हाट आई एम फीलिंग। You are not updating yourself, you can never improve your personal life or professional life. मिडिल एज में यदि हम जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? विद्या की परिभाषा फिर बदलती है। क्या कहा गया? विद्या ददाति विनयम विनयादि दादि पात्रताम नोति यतत धर्मम सुखम। विद्या से विनय आता है, संस्कार आता है। उस विनय के कारण हम योग्य बनते हैं। हम लोग कई बार इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, बहुत अच्छा बच्चा इंटरव्यू देता हुआ है, लेकिन कई बार उसके एटीट्यूड्स और एटिकेट्स की वजह से, भैया हम चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया बट यू आर नॉट फाइंड सुटेबल फॉर द सेम पोस्ट, क्योंकि आपको जो एटिकेट्स और एटीट्यूड्स चाहिए मुझे लगता है वो आप में नहीं है इंस्टीट्यूशन के लिए। सो जो फाइनल राउंड होता है पर्सनालिटी राउंड, वो हमें ये कहाँ से सूत्र मिलता है? विद्या ददाति विनयम से। 1986 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको आज हम कह रहे हैं, नई शिक्षा नीति का फिर बदलाव होता है मॉडर्न एज में। उसमें परिभाषा क्या कहा गया? हमें शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो रोजगार प्रदान कर सके। If any education system is not able to provide the employment for the students, it means not useful. ये 1986 में कहा गया। हम आगे बढ़ते हैं, 2001 में आप गूगल कीजिए तो आपको मिलेगा, बिल गेट्स साहब बोलते हैं, if any education system is not enabled with information technology in today's world, you cannot count as education. ऐसी कोई भी शिक्षा प्रणाली जो सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त नहीं है उसे एजुकेशन नहीं कह सकते आज के समय में। अभी 6 महीने पहले सुंदर पिचई साहब ने स्टेटमेंट दिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स में मैंने पढ़ा, इन टुडे वर्ल्ड इफ एनी एजुकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, it means the present time students is not cope up with the future. यदि AI और ऑटोमेशन से जुड़ा हुआ ज्ञान आप नहीं दे रहे हैं तो वो शिक्षा आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन इतना सारा परिवर्तन हो रहा है, समय समय पे हो रहा है, बट इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ भूलते चले गए धीरे धीरे। वेयर इज विद्या ददाति विनयम, वेयर इज अवर ह्यूमन वैल्यूज, वेयर इज अवर मानव मूल्य। हमारे वो मानव मूल्य कहाँ गए? तो इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। इस मानव मूल्य को समझने के लिए, इस तरह की शिक्षा प्रणाली को डेवलप करने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसमें जो विजन रखा गया, उसमें यदि आप विजन में पढ़ेंगे तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूं। एन एजुकेशन सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन टू ऑल, नंबर 1। नंबर 2, डेवलप ए डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज,
constitutional values and responsibilities in changing world. तीसरा वो जो बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की, उसमें उन्होंने जोड़ने की कोशिश की. इंस्टिल स्किल, ह्यूमन वैल्यूज, disposition that support responsibilities, commitment to human rights, sustainable development and living and global well-being, thereby reflecting truly global citizen. यदि आप अपने पर्यावरण के प्रति, मानव मूल्य के प्रति और वेल-बीइंग के प्रति जागरूक नहीं हैं, उनके विचारों को नहीं समझते हैं, वो होने वाली आगे भविष्य की घटनाओं को नहीं समझते हैं इनके दुष्प्रभाव से, तो आप सही शिक्षा व्यवस्था, सही शिक्षा प्रणाली नहीं दे रहे हैं. ये कौन कह रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन में शामिल किया गया. ये इतने वर्षों के बाद पहली बार ह्यूमन वैल्यूज की बात यदि कहीं की गई है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है. फिर आप देखिए, यहाँ एक हमारे पास है नहीं, पीपीटी नहीं है, मैं बताता आपको कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए लर्निंग इन द फॉर्मेटिव ईयर्स में भी ह्यूमन वैल्यूज को जोड़ा गया. इनके जो फ्रेमवर्क बना इसमें, तो इसमें 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की जरूरत है ह्यूमन वैल्यूज की, कि आप फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चे के क्या क्या सिखाएंगे. आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक, रिलेशनशिप विद द नेचर, कलर, शेप, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, टीम वर्क. यूएस में पढ़ा रहा था तो मुझे, कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़े, लेकिन लास्ट के सेमेस्टर में उनको एक पेपर जरूर पढ़ाया जाता था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हाउ टू प्रिपेयर योर सीवी, कैसे आप सीवी बनाएं, कैसे दूसरे से व्यवहार करें, और साथ साथ ग्रुप डायनामिक्स, टीम वर्क कैसे काम करते हैं. ये वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सलेबाई का हिस्सा था. फिर क्या कहा गया? एथिक्स होना चाहिए सेल्फ आइडेंटिटी के लिए. और नई एजुकेशन पॉलिसी का एक जो और इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, वो है एटिकेट्स, बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट. ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज से जुड़ी हुई हैं. अब सवाल उठता है, व्हाई वी नीड टू ह्यूमन वैल्यूज. सबसे पहले हमें ये समझना ह्यूमन वैल्यूज है क्या, क्योंकि नए बच्चों को नहीं पता होगा कि ह्यूमन वैल्यूज है क्या. ह्यूमन वैल्यूज एक ऐसी आचार संहिता है या सद्गुणों का समूह है जिसे मानव अपने संस्कारों में अपनाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है. दैट इज कॉल्ड ह्यूमन वैल्यूज. उदाहरण के लिए एजुकेशन, शिक्षा, सहयोग, दया, करुणा, धर्म, ईमानदारी, ये जितने इस तरह के प्रतिमान हैं सोसाइटी के, वो सभी क्या है? ह्यूमन वैल्यूज हैं. लेकिन क्या आज तक आप यहाँ तक पढ़ के आ गए, ग्रेजुएशन पढ़े, कभी एजुकेशन करते हुए स्कूल से लेकर आपको कॉलेज तक दया, सहयोग, करुणा, धर्म, ईमानदारी, ये हो सकता है हिंदी या संस्कृत की किताबों में कुछ आपको पढ़ाया गया हो एज कहानी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहारिक पक्ष कहीं इसका आपको वो जब पढ़ाया गया होगा तो बताया जाता रहा हो कि इससे क्या होता है. इस चीज़ को न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताने की कोशिश करती है. अभी डायरेक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि लखनऊ में 2-3 दिन पहले जो घटना घटी, और आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या टेलीविजन चैनल में देख रहे होंगे कि अमेरिका में आजकल के बच्चे क्या है, वहाँ सबको फ्री लाइसेंस दिया गया है गन का. अब जैसे ही कुछ मूड खराब होता है, डिस्ट्रेस होता है, साफ कर देते हैं स्कूल में घुस करके. अभी क्या हुआ लखनऊ में जो सबको पता है, फ्री फायर एक गेम है. मैंने अपने बच्चे से भी पूछा कि ये फ्री फायर होता क्या है, मुझे नहीं पता था ईमानदारी. पबजी तो सुना था, पता चला कि एक गेम है जो फायर से रिलेटेड है. और माँ का काम क्या है किसी बच्चे के लिए? अच्छी शिक्षा देना, संस्कार देना, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और उसके भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करना. एक माँ या पेरेंट्स का काम यही हो सकता है. लेकिन माँ ने क्या किया? बच्चे को कहा कि ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये जो लस्ट है, ये कहीं ना कहीं आपको खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा था, और उसने रोका कि ज़्यादा इस तरह के गेम मत खेलो. परिणाम क्या हुआ?
बच्चे को गुस्सा है कि माँ बार बार रोकती और टोकती रहती है। जब बहन के साथ भाई सो रहा था, 2 बजे चुपचाप पापा की गन, जो बहुत दूर बैठे हुए थे, कहीं आर्मी में थे, पापा की गन उठाई, मैगजीन डाली और 2 बजे सोते हुए एकदम आपको सट्टा करके अपनी माँ को ही शूट कर दिया। हम किधर जा रहे हैं? क्या हमारी वैल्यू सिस्टम को ये कहीं ना कहीं पुनर्परिभाषित करने की जरूरत नहीं है? अब इस तरह की जब चीजें बढ़ रही हैं तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमें रीडिजाइन करना होगा, कहीं ना कहीं रीडिफाइन करना होगा पूरे एजुकेशन सिस्टम को। एक बड़े अच्छे राइटर है, मैं आपको नाम छोड़कर जा रहा हूं, मैंने इनकी किताब बहुत पहले पढ़ी थी, आज से 10-12 साल पहले। थॉमस हेन्स लिकोना, एजुकेशन एंड कैरेक्टर किताब का नाम है। उसमें लिखते हैं कि अमेरिका में जो आज दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है आज की मीडिया का है, आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। क्यों बोलते हैं कि वो कहते हैं कि डिजिटल माध्यम से कोई भी बालक जो 15 साल से नीचे का है वो लगभग 12,000 से अधिक रेप, 1 लाख से अधिक हत्या और खून खराबा और असंख्य ना जाने कितने खून खराबे के दृश्य जब देख चुका होता है 1 महीने में, तो उसको क्या हर एक चीज सामान्य लगती है। उसको इस तरह की कोई भी घटना बहुत भयानक और दुष्परिणाम देने वाली नहीं लगती। उसके लिए आम रोजमर्रा की जब बात बन जाती है तो वो वायलेंस उसके जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये थॉमस हेन्स लिकोना साहब कहते हैं। तो इसलिए इस तरह की यदि घटनाएं बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन व्यवस्था का उसमें रोल है कि हमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कितना पढ़ाया जाना चाहिए, किस माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यदि हम ह्यूमन वैल्यूज की फिर बात करें, बड़ा रिसेंटली अभी कल की यदि हम घटना लें तो यदि हिंदू धर्म के बारे में हम कहें कि धर्म इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, हमारा यदि इंडियन रिलीजन के बारे में करें, हिंदू धर्म क्या सिखाता है? सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा कल्याण मंत्र है। फिर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो आप भी वही हो, आप और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तीसरा क्या है? हम कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। मैं सेंसस देख रहा था, 33 करोड़, यदि आप 51 के आसपास या और पहले का देखें तो आपकी जो सेंसस है, जो जनगणना है, वो 36 करोड़ के आसपास है। तो सीधा सीधा जितने लोग हैं हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं भगवान समाहित हो रखे हैं। हम तो मानते हैं कि कण कण में भगवान हैं। किसी को आप अपनी जानकारी में नोइंगली किसी को हताहत मत करो, परेशान मत करो। अब इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यदि हिंदू रिलीजन कहता है कि आप एक परिवार लीजिए कि एक परिवार में एक राम का उपासक है, दूसरा कृष्ण का उपासक है, तीसरा शिव का उपासक है, चौथा हनुमान का उपासक है, तो आप देखिए कि एक ही परिवार में सबकी अपनी अपनी उपासना पद्धति है, अपने अपने लक्ष्य हैं, लेकिन यहां कहीं भी अंतर्भेद नहीं है। जब एक ही परिवार में 4 लोग 4 तरह से मानने वाले के लिए फ्रीडम है, तो मुझे लगता है जो परिवार एक सोसाइटी में रहता है वो सोसाइटी सहिष्णु अपने आप बनेगी, क्योंकि हमारा मंत्र है यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन एक दूसरा समाज भी है, हम यहाँ क्रिटिसाइज करने नहीं आए हैं, जो कहता है हमारा ही धर्म सर्व गुण संपन्न है और सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई उसके खिलाफ कुछ कहता है तो कल की जो घटना घटी अपने देश में वो ये सर्वश्रेष्ठता की वजह से, यह सुपीरियरिटी और सुप्रीमेसी की वजह से। हम तो बोलते हैं जैसे मैं हूं वैसे आप हैं। इस तरह के ह्यूमन मूल्य को मुझे लगता है सनातन धर्म वाले ह्यूमन मूल्य को लेकर चलेंगे तो विवेकानंद यही कहते हैं कि गीता दुनिया के जितने धर्म हैं उन सबका बेस है, बुनियाद है। जो शिकागो का भाषण यदि आप लोग बार बार विवेकानंद को पहचानते और जानते हैं तो उसी ह्यूमन वैल्यूज की वजह से कि 0 टाइम में जो उनको मिला कि यदि आप नीचे का गीता हटा दिए, क्योंकि वो नीचे रखा गया था, जैसे ही हटाएंगे तो सभी धर्मों का तत्व जो है हमारे गीता में दिया गया है। तो हमारी पूरा ह्यूमन वैल्यूज इस पर आधारित है, इसको हमें समझना होगा। अब इस तरह के ह्यूमन वैल्यूज को देखते हुए हमें मीडिया एजुकेशन को भी समझना है।
विकास यदि आप देखें, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और से आगे बढ़ करके हम डिजिटल मीडिया में पहुंच गए हैं, जिसको हम कन्वर्जेंट मीडिया भी कहते हैं। एक स्मार्टफोन में प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, डिजिटल भी है। कन्वर्जेंट मीडिया की दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो थॉमस फ्राइडमैन, आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो थॉमस फ्राइडमैन आई थिंक 2017-18 के पुलित्जर प्राइज विनर रिपोर्टर हैं, जो आज सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल के रूप में जाने जाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के। उनका एक इंटरव्यू मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स में पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। उनका लाइन ही थी कि मशीन स्टैम्प आउट मैन एनी टाइम। जब ये मैंने टाइटल देखा तो पढ़ने की अंदर जिज्ञासा हुई। थॉमस फ्राइडमैन ने अंदर जो बताया कि कितना खतरनाक, किस तरह की मीडिया हम आज जनरेट कर रहे हैं और वो हमारे व्यवहार में है। वो क्या कहते हैं कि आज मशीन चाहे तो हमें किसी भी समय स्टैम्प आउट हमारी जिंदगी को कर सकती है। अब कैसे हम मशीन के गुलाम बन चुके हैं। 2000 के पहले की जनरेशन XY जनरेशन थी, जो जिसमें हम लोग हैं। 2001 के बाद की जनरेशन कौन सी जनरेशन है? जनरेशन Z बैठी है 2001 के बाद की, जो पैदा होती है क्या हाथ में? मोबाइल और टेक्नोलॉजी लेकर के। हमसे ज़्यादा मुझे लगता है 2 या 3 साल का बच्चा जो दिन भर गेम खेलता है उसको टेक्नोलॉजी पता होती, उसको ज़्यादा ऐप्स पता होते हैं, क्योंकि हमारा तो फेसबुक व्हाट्सएप से ही काम चल जाता है, आगे हमें घुसने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फ्री फायर और PUBG टाइप से हमें नहीं पता है कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता है। ये कौन सा जनरेशन है? ये जनरेशन Z है। इस जनरेशन जो टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा होता है, जो खेलते हुए पैदा होता है, जो जिसके पास हम कहते हैं कि आज नॉलेज इतना ज़्यादा है कि वो सोच ही नहीं पाता, उसके पास खाली समय ही नहीं है कि रियलाइज कर सके अपनी पर्सनालिटी को, परिवार को, सोसाइटी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उसको 24 घंटे अपने कब्जे में ले रखा हुआ है। 2000 के आसपास जब मैं PhD कर रहा था तो मेरे गुरुजी बोले PhD करो, इसको लिखो, इसके पहले तुम्हें 2 किताब जरूर पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। वो 2 किताब कौन सी थी? एक थी अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मार्शल मैकलुहान, और दूसरी थी रेमंड्स विलियम की टेक्नोलॉजी कल्चर। जब मैं इस किताब को पढ़ा, जिसमें पहला ही था मीडियम इज द मैसेज, फिर उसके बाद ड्रामा और ये सब पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं, उसको आप पढ़िए। मार्शल मैकलुहान किताब में जो 1940 में आई थिंक पब्लिश है, उसमें लिखते हैं जिस दिन ऑटोमेशन आ गया टेक्नोलॉजी में, उस दिन दुनिया की जितनी भी संख्या है वो कहीं ना कहीं एक तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो जाएगी। अब कैसे? आपकी याददाश्त चली जाएगी। मैं आज से 2000 से 2006 बैंक में काम करता था, कॉर्पोरेट PR में, तो मुझे बहुत सारे कांटेक्ट, मुझे लगता है 200-300 नंबर तो मुझे रोज जिनको जरूरत पड़ती थी ऐसे याद थे। आज मेरी बहन का नंबर मुझे याद नहीं है, क्योंकि डाटा में चला गया है। हम याददाश्त खोते जा रहे हैं क्योंकि हम एक मशीन के गुलाम हो गए हैं। लिखना पढ़ना भूल जाएंगे तो ये चीज है। और बहुत बड़ी अभी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 2016 में मुझे गूगल ने बुलाया माउंटेन व्यू, जहां इनका ऑफिस है कैलिफोर्निया में। तब वो स्पीच टू टेक्स्ट और ट्रांसलेशन पे काम कर रहे थे। पता नहीं उनको कहां से मेरा नंबर मिला, और उन्होंने बोला कि, मैं बोला कि न्यूयॉर्क आ रहा हूं, तो बोला अच्छा है कि आप हमारे सैन फ्रांसिस्को में कुछ गाइडलाइन करके जाइए, जहां इनका ऑफिस है कैलिफोर्निया में। तो जो IT इंजीनियर मुझे अप्रोच किया था वो IIT पवई का था, राहुल ठाकुर, ही इज फ्रॉम इलाहाबाद। बोला कि सर मैं ये लैंग्वेज को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन से जोड़ना चाहता हूं। अभी मैंने कोरोना टाइम में भी एक कंपनी है फिनलैंड की, लायन ब्रिज, आप देखेंगे बहुत सारा फ्रीलांसर का काम देती है। जो सेलेक्टिव एक्सपर्ट होते हैं उनको फिर अप्रोच करते हैं वो लोग। तो आप फेसबुक में जाइए, फेसबुक जैसे ही ओपन करेंगे या किसी ने कुछ डाला है, कुछ अचीवमेंट हुआ है, आप थैंक्स या धन्यवाद लिखने, उसके पहले ही 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। आप क्या करते हैं? आप अपने से टाइप करते हैं, तुरंत उसी को क्लिक किया और आगे भेज दिया। टाइप करने के पहले आपका वाक्य माइक्रोसॉफ्ट तैयार कर देता है, आप टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए।
रास्ता पूछने से पहले जीपीआरएस दे देता है कि 300 मीटर आ गया है, अब यहां से मुड़ जाओ। ड्राइविंग अभी जो आने वाला टेस्ला, एलॉन मस्क, वो क्या कर रहे हैं, अब कोड डालिए, आपको गाड़ी भी चलाने की जरूरत नहीं है, घर का नंबर डाल दीजिए, अपने आप घर पे जाके गाड़ी आपको उतार जाएगी, मस्त सो जाइए। जब आपकी सोचने की शक्ति, लिखने पढ़ने की शक्ति, मेहनत करने की शक्ति सब मशीन कर देगी, तो आप क्या करेंगे, खाक करेंगे। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। ये चीज समझने की जरूरत है, कौन सी टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं। ये इस बात की सूचना मार्सन मैकलुहान अंडरस्टैंडिंग मीडिया में 1940 में दे देते हैं, किस तरह का आने वाला भविष्य है। और जो खतरनाक मैं बता रहा हूं, मैं लायन ब्रिज के साथ अभी जब काम किया पिछले 2 साल, मेरे पास एक सीट आती थी, एक्सेल सीट स्टैटिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि आपने एक बार एक कंप्यूटर में खोल लिया, दूसरी जगह नहीं खुलेगी, उसी में जो डाटा उनका जरूरत है आप भर दीजिए। वो लोग किस पे काम कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चे से बोला, इसको कहीं जाना था, मैं बोला भाई 1-1 मिनट की इनको वीडियो चाहिए, हाथ के कितने मूवमेंट हो सकते हैं बना दे, इसमें क्या $30 और $25 मिलेंगे। कितने मूवमेंट है, 1 मिनट का वीडियो बनाना, कितने मूवमेंट हो सकते हैं, चेहरे के कितने एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ये बता सकता है वो। आपका मोबाइल ऑन है, अभी मैं 2 दिन पहले एक रेस्टोरेंट में गया और जो मैंने ऑर्डर किया थी, मोबाइल ऑन है, आप गूगल टाइम से, तो गूगल को आज पता है कि आप घर से निकलने के बाद कॉलेज गए, कॉलेज के पास अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कहां गए, सब उसके पास डाटा है। आपको लग रहा है कि हमें नहीं पता है, उसके पास सब डाटा है। यू कांट बिलीव, 3 दिन पहले का मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया, जब मैं सुबह जो खाना ऑर्डर किया था, जैसे ही सुबह उठता हूं तो सबसे पहले उसी खाने की तस्वीर मैं देखता हूं, जो आ जाता है ना स्नैप में, वो आया हुआ था। मुझे लगा इसको कैसे पता चला कि मैं कल क्या खाना खाया था। इसका मतलब वो मेरे इंटरेस्ट पे, मेरे आने जाने के पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो डाटा माइनिंग कर रहा है। हम भूल जाते हैं कि हमने 2 साल पहले अपनी वाइफ के लिए क्या खरीदा था, लेकिन उसको पता है कि फेसबुक या कुछ दिन क्या खरीदा था, वो रिमाइंड कर देता है, उसके पास डाटा आ गया। लेकिन हम बर्थडे भूल सकते हैं, वो तो सामान भी नहीं भूलता कि आपका कलर कौन सा था, कौन सी कंपनी का था। यदि इतना माइन्यूटली काम चल रहा है तो आपको आज की मीडिया को समझना होगा। जो मैं गूगल की बात कर रहा था, राहुल ठाकुर जिनकी मैं बात बता रहा था, बोल रहा था कि वो लड़का बताया, बहुत यंग लड़का था जो गूगल में काम करता है, वो बताया कि सर हम लोग अभी जो लैंग्वेज के बाद जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, वो उन्होंने जो ये आप जीपीआरएस चलता है, आप जाएंगे कभी मौका मिले तो एक छतरी लगी है गूगल के ऑफिस में माउंटेन व्यू में, वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करती है जहाँ से जीपीआरएस चलता है। उसी के बगल में वो जो गेम आते हैं ना, गूगल के कौन से गेम आते हैं, उसी के बगल में उनका क्या है, एक ब्रेन मैपिंग का सिस्टम डेवलप हो रहा है। आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, इसको सुंदर पिचाई ने भी बोला अभी कि सबसे खतरनाक जो अभी डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बैठे तो यहां पे हैं, लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, सोच क्या रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पता चल रहा होगा उनको। ये सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है। जिस दिन इसका इंप्लीमेंटेशन पर्सन टू पर्सन हो गया तो आप समझिए कि दुनिया कहां जाने वाली है। ब्रेन मैपिंग पे ये लोग काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं। तो इस तरह की चीजें आपको जानने की जरूरत है। तो हमारा मीडिया, बच्चे बैठे हैं मीडिया के, तो मैं इनको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूं, जो देखा सुना अलग अलग जगह पे, भविष्य अच्छा है। टेक्नोलॉजी के साथ बढ़िए, लेकिन 4-5 जिसको हम 5C कहते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होगा कि हर एक आदमी एक चैनल चला सकता है। तो ये है कि सबसे पहला आप ध्यान रखिए, कंटेंट इज द किंग। टेक्नोलॉजी कमजोर हो चलेगा, लेकिन कंटेंट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। कंटेंट इज द किंग। सेकेंड C मैं बता रहा हूं, क्रिएटिविटी। एक ही स्टोरी को आप किस तरह से एंगल देकर के आगे बढ़ाते हैं, तो स्टोरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज कैप्शन, जिसको हम थंबनेल आजकल कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर फोर्थ है कनेक्टिविटी, टारगेट ऑडियंस, कहाँ जाकर आप क्या चीज़ बोल रहे हैं, किसके लिए आप दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग कितना भी कहें
कि एक झूठ को 100 बार आप तेजी तेजी से बोलिए तो वो भी सच लगने लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ करेक्टरिस्टिक आने वाले दिनों में बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ रंगा सियार कितना भी हुआ कर ले, एक दिन उसकी असलियत पता चल जाती है। तो हम सभी मीडिया के बच्चों को यही कहेंगे, सही सोचें, सच सोचें, सकारात्मक सोचें, सिर्फ आप नहीं समाज बदलेगा, हम सब बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।